बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के रामपुर नामक एक छोटे से गांव में, जहां लोग बेहद परिश्रमी और सत्यनिष्ठ थे, वहां चौधरी परिवार का खासा रुतबा था। जसवंत सिंह चौधरी उस इलाके के प्रतिष्ठित जमींदार माने जाते थे। उनके 4 बेटे थे, महेश, प्रकाश, रविंद्र और सबसे छोटे बेटे बलवंत, जिन्होंने शहर में शिक्षा पूरी की थी। शहर से पढ़ाई पूरी कर जब बलवंत चौधरी गांव लौटे तो पूरे गांव में उत्सव का माहौल छा गया। चौधरी का शिक्षित बेटा जब अपने गांव में वापस आया तो जसवंत सिंह चौधरी ने इस खुशी को मनाने के लिए भव्य भोज का आयोजन किया। इस आयोजन में आसपास के प्रभावशाली लोगों के साथ साथ गांव के हर परिवार को आमंत्रित किया गया। भोज में नाच गाने और संगीत का भी विशेष प्रबंध किया गया था, जो उत्सव में रंग भर रहा था। गांव के लोग उमंग से भरकर नए नए परिधान पहनकर और सज धज कर चौधरी साहब के आयोजन में शामिल होने पहुंचे। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अपनी साज सज्जा में कोई कसर न छोड़ते हुए आयोजन स्थल पर पहुंच रही थी। भोज का आयोजन एक ओर जारी था, वहीं दूसरी ओर एक ऊंचे मंच पर चौधरी साहब अपने परिवार संग बैठकर अतिथियों का स्वागत कर रहे थे। वहीं बलवंत चौधरी, जो अब 22 वर्षीय तेजस्वी और सुशोभित युवक बन चुका था, अपने पिता के निकट विराजमान था। शहर की जिंदगी ने उसकी छवि में अलग ही तेज और आकर्षण भर दिया था। मंच के नीचे गांव वालों के लिए बैठने का विशेष इंतजाम था, जहां सभी मेहमान उत्साहपूर्वक नाच गाने का आनंद ले रहे थे। उसी भीड़ में एक और कोने में कमली भी अपने परिवार के संग बैठी थी। वह 18 वर्षीय चुलबुली और आकर्षक बालिका थी, जिसका सौंदर्य और स्वभाव उसकी सादगी में झलकता था। कमली साधारण परिवार से थी। उसके पिता चौधरी साहब के यहाँ मजदूरी करते थे और वह अपनी माता पिता की 5वीं संतान थी। नृत्य और संगीत का जोश मंच पर जारी था, जब बलवंत की निगाह अचानक भीड़ में बैठी कमली पर जा टिकी। उसकी आंखें कमली पर ठहर गईं, जैसे उस मासूम चेहरे में उसे कोई गूढ़ आकर्षण दिखाई दे गया हो। वहीं कमली की नजरें भी बलवंत से जा टकराई और उस पल में दोनों एक दूसरे की तरफ खींच से गए, जैसे कोई अलौकिक डोर उन्हें बांध रही हो। अचानक चौधरी जसवंत सिंह ने बलवंत को आवाज दी और उसका ध्यान टूटा। वह पिता के पास लौट आया, जबकि कमली भी अपने परिवार के साथ अपने घर की ओर चल पड़ी। लेकिन बलवंत के मन में उसकी छवि स्थायी हो गई। उसकी मासूमियत, उसकी चंचल आंखें और भोला चेहरा उसकी स्मृतियों में बस गए थे। अगले दिन बलवंत ने गांव के हर कोने में कमली को खोजा, पर वह कहीं नजर नहीं आई। समय बीतता गया, लेकिन उसकी तलाश खत्म नहीं हुई। एक दिन जब वह खेतों की ओर गया, जहां फसल कटाई हो रही थी, तो उसकी नजर एक बार फिर उसी लड़की पर पड़ी। कमली अपनी मां के साथ खेतों में मजदूरी कर रही थी। जैसे ही बलवंत उनके पास पहुंचा, सभी मजदूर खड़े होकर उनका अभिवादन करने लगे और छोटे मालिक कहकर उनका स्वागत किया। बलवंत का मन अब सहज था, क्योंकि वह अपनी तलाश के मुकाम पर पहुंच चुका था। कमली भी बलवंत चौधरी को अपलक देखे जा रही थी। एक दिन बलवंत उससे उसका नाम पूछता है और वह मुस्कुराते हुए कहती है, जी, मेरा नाम कमली है। इसके बाद बलवंत बहाने बनाकर अक्सर खेतों पर जाने लगा, ताकि कमली से मुलाकात हो सके। धीरे धीरे दोनों के बीच की बातें गहरी होने लगी और कभी वे नदी के किनारे तो कभी खेत की झोपड़ी में मिलने लगे। एक दिन एकांत में बलवंत कमली से कह बैठा, तुम मुझे बहुत पसंद हो कमली। मुझे लगता है मैं तुमसे प्रेम करने लगा हो। कमली ने मुस्कुराते हुए कहा, मालिक, आप सचमुच बहुत भले हैं। मैं भी आपको चाहती हूँ, पर हमारी दुनिया तो बिल्कुल जुदा है। मैं एक गरीब साधारण जाति की लड़की हूँ और आप मेरे लिए सिर्फ एक सपना है। आपकी और मेरी शादी होना मुमकिन नहीं है। आपके दिल में मेरी जगह होना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
उस झोपड़ी में बैठे बैठे दोनों अपनी भावनाओं में खोए हुए थे कि तभी बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। बलवंत ने देखा कि हरिया, उनके घर का एक नौकर, कुएं से पानी पीने आया था। हरिया के जाने के बाद कमली ने राहत की सांस ली और बलवंत ने फिर वादा किया, कमली, मैं तुमसे विवाह करूंगा। अब तुम्हारे बिना जीवन अधूरा लगता है। समय का पता ही नहीं चला और जब बहुत देर हो गई तब कमली ने कहा, मालिक, अब मुझे घर जाना चाहिए, कल फिर मिलूंगी। इतना कहकर वह चली गई। अब हर दिन कमली और बलवंत एक दूसरे से मिलने लगे। एक दिन कमली ने बलवंत से कहा, मालिक, क्यों ना हम पहाड़ी पर स्थित माता के मंदिर चलें? वहां कहते हैं कि हर मनोकामना पूरी होती है। हम माता से अपने मिलन की प्रार्थना करेंगे। बलवंत ने सहमति दी और अगली सुबह दोनों मंदिर के लिए निकल पड़े। कठिन पत्थरीले रास्तों को पार करते हुए वे नदी तक पहुंचे, जहां नाव से नदी को पार कर पहाड़ी पर चढ़ने लगे। मंदिर पहुंचकर दोनों ने माता के दर्शन किए और एक दूसरे का साथ मानते हुए प्रार्थना की। दर्शन के बाद पास की कुटिया में बैठे एक बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने दोनों को ध्यान से देखा और पूछा, बच्चों, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? बलवंत ने उनके समक्ष अपनी और कमली की कहानी रख दी। बाबा ने कुछ क्षण मौन साधा, फिर गंभीरता से कहा, जो राह तुमने चुनी है वह बेहद कठिन है बच्चों। बाबा ने कहा, यदि तुम दोनों विवाह भी कर लोगे तो इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बलवंत ने जिज्ञासावश पूछा, बाबा जी, ऐसा क्यों? पर बाबा मौन रहे। बलवंत और कमली वापस अपने अपने घरों को लौट गए, लेकिन उनके प्रेम की तीव्रता अब परवान चढ़ने लगी। जैसा कहते हैं, इश्क की खुशबू और प्रेम की आहट छुपाए नहीं छुपती। यही हुआ बलवंत और कमली के साथ। धीरे धीरे इस बात का आभास गांव में फैलने लगा। जब कमली के माता पिता को इस बारे में भनक लगी तो उसके पिता ने गुस्से में उसे डांटते हुए कहा, तूने क्या कर दिया? यदि बड़े मालिक को यह बात पता चली तो हमें इस गांव से निकाल दिया जाएगा। हम कहां जाएंगे? उनकी मेहरबानी से ही तो हम जी रहे हैं। ये कहते हुए उसके पिता चिंतित हो गए। इधर जसवंत चौधरी को भी इस प्रेम कहानी की भनक लग गई थी। उसने बलवंत को बुलाया और गुस्से से पूछा, बलवंत, यह मैं क्या सुन रहा हूं? बलवंत ने साहस बटोरते हुए कहा, बाबूजी, कमली एक बहुत भली लड़की है और मैं उससे सच्चा प्रेम करता हूं। हम दोनों विवाह करना चाहते हैं। जसवंत ने क्रोध में बलवंत को एक थप्पड़ जड़ते हुए कहा, क्या इसीलिए तुम्हें शहर पढ़ने भेजा था? ऐसी लड़कियों के साथ संबंध बिस्तर तक ही ठीक होते हैं। आज के बाद उसका ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। तुम्हारा विवाह तो एक प्रतिष्ठित जमींदार की बेटी से होगा। बलवंत ने विरोध में कहा, बाबूजी, कृपया ऐसा मत कीजिए। मैं और कमली एक दूसरे के बिना नहीं जी पाएंगे। लेकिन जसवंत चौधरी यह सुनकर चुपचाप वहां से चले गए। बलवंत की मां ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे बाबूजी का हर निर्णय पत्थर की लकीर है। तुम वही करो जो वे चाहते हैं और जहां वे कहें वही शादी कर लो। पर बलवंत ने दृढ़ता से कहा, नहीं मां, मैं और कमली एक दूसरे को भूल नहीं सकते। हमारा प्रेम सच्चा है। गुस्से से भरे जसवंत ने अपने विश्वास पात्र आदमी को बुलाकर आदेश दिया, आज रात रामदीन कहार का घर जला दो और कोई जीवित न बचे। लेकिन कमरे के बाहर किसी ने उनकी यह योजना सुन ली थी। रात के लगभग 2 बजे नकाबपोश आदमी रामदीन के घर के चारों ओर आग लगा देते हैं और घर धधकने लगता है। लेकिन उसी वक्त पगडंडी पर नदी किनारे से कुछ लोग गुजरते दिखाई देते हैं। वह रामदीन और उसका परिवार था, जो पहले ही गांव छोड़ चुका था। रामदीन रीवा की ओर मुंह कर कहते हुए सराहना कर रहा था कि किस तरह समय पर मजले मालिक रविंद्र चौधरी जी ने उनका साथ दिया और उन्हें घर से निकालकर जान बचा ली। रविंद्र जसवंत चौधरी का तीसरा पुत्र
और बलवंत का बड़ा भाई था, जो अपने छोटे भाई से अत्यधिक प्रेम करता था। दोनों की उम्र में अधिक अंतर नहीं था। साथ में खेलते कूदते दोनों बड़े हुए थे। रविंद्र को भी बलवंत और कमली के प्रेम के बारे में जानकारी थी और उसने अपने भाई को बहुत समझाने का प्रयास भी किया था। उस रात जब जसवंत चौधरी ने अपने भरोसेमंद आदमी को रामदीन के परिवार को खत्म करने का आदेश दिया, तब रविंद्र ने ये बातें सुन ली और समय रहते रामदीन के परिवार को घर से सुरक्षित बाहर निकाल दिया। हालांकि उसने बलवंत को यह बात नहीं बताई, क्योंकि वह जानता था कि उनके बाबूजी जसवंत चौधरी उन्हें कभी भी एक नहीं होने देंगे। अगर जसवंत को रामदीन के परिवार का पता चल गया तो वह फिर से उन्हें निशाना बनाएंगे। रविंद्र ने यह सब अपने भाई से छिपा लिया। साथ ही सोचा कि कुछ समय में बलवंत कमली को भुला देगा और सामान्य हो जाएगा। उसने रामदीन को अपने दूर के मामा नारायणपुर के जमींदार के नाम एक चिट्ठी सौंप दी, जिसमें उसने लिखा था कि वह उन्हें आश्रय और काम दे। नारायणपुर के छोटे जमींदार और धर्मप्रिय व्यक्ति, जो गरीबों की मदद में हमेशा तत्पर रहते थे, रविंद्र का बहुत सम्मान करते थे। हालांकि जसवंत से उनकी कभी नहीं बनती थी। रामदीन का परिवार अगले दिन शाम तक नारायणपुर पहुंच गया। वहां के जमींदार ने रामदीन के परिवार को अपने खेत पर बने एक मकान में ठहरने की व्यवस्था कर दी। इधर सुबह जब बलवंत जागा तो उसने हवेली के बाहर सुनी कि रामदीन के घर में रात आग लग गई और उसका पूरा परिवार उसमें जलकर खत्म हो गया। यह सुनकर बलवंत पागल सा हो गया और दौड़ते हुए कमली के घर की ओर चला। उसका बड़ा भाई रविंद्र भी उसके पीछे गया। बलवंत ने जब राख में तब्दील हुए घर को देखा तो वह वहां घुसने का प्रयास करने लगा। रविंद्र ने पीछे से उसे रोक लिया और किसी तरह अपनी हवेली में लेकर आया। बलवंत बेसुध हो गया और कमली की यादों में पूरी तरह खो गया। उसके स्वभाव में एक गहरी उदासी समा गई। वह न किसी से बात करता, न मुस्कुराता, बस चुपचाप रहता। उसका भाई और मां उसे बहुत समझाते, पर उसका गुमसुम चेहरा वही ठहरा रहता, मानो उसे अब जीवन से कोई नाता ही न हो। जसवंत चौधरी पृथ्वीपुर के समृद्ध और प्रतिष्ठित जमींदार की बेटी से बलवंत का विवाह करवाना चाहते थे। एक संदेशवाहक पृथ्वीपुर से आता है और जसवंत चौधरी को एक पत्र सौंपता है। उस पत्र में लिखा था कि जमींदार की पुत्री माधवी, जो अब 18 वर्ष की हो गई है, के लिए एक भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर उन्हें पूरे परिवार सहित आमंत्रित किया गया है, ताकि बलवंत और माधवी एक दूसरे को देख सकें और पसंद कर लें, जिससे उनके रिश्ते को आगे बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा हो सके। इस संदेश को पढ़कर जसवंत चौधरी बेहद प्रसन्न होते हैं और घर के सभी लोगों को यह सुखद समाचार सुनाते हैं। उन्हें इस रिश्ते में हर तरफ से लाभ नजर आता है, क्योंकि पृथ्वीपुर की रियासत न केवल विशाल है, बल्कि उसका प्रभाव पूरे देश में फैला हुआ है। वहां के जमींदार को देश के धनी और प्रभावशाली जमींदारों में गिना जाता है और उनके पास कोई पुत्र नहीं, केवल एक ही संतान माधवी है। समारोह के दौरान माधवी की नजरें बस बलवंत पर ही टिकी रहती है। माधवी एक सुंदर, शालीन और संस्कारी लड़की थी, जो हर किसी का आदर करती थी और हवेली में सभी की प्रिय थी। समारोह समाप्त होने पर जसवंत चौधरी अपने ठहरने के स्थान पर लौट आते हैं, लेकिन माधवी का मन बलवंत के विचारों में उलझा हुआ था। उसकी आंखों में बस बलवंत की ही छवि बसी थी और उसकी रात करवटें बदलते भी थी। जैसे जैसे सुबह हुई, वह अपनी मां से बलवंत के बारे में पूछती है। तब उसकी मां उसे बताती है कि समारोह में बलवंत के परिवार को विशेष तौर पर विवाह की बातचीत के लिए ही बुलाया गया है। यदि उसे बलवंत पसंद है तो वह बलवंत से मिलकर अपने निर्णय को पक्का कर सकती है और फिर उसके पिता से इस रिश्ते की बात चलाई जाएगी। दोपहर के भोजन के लिए जसवंत चौधरी उनकी पत्नी और बलवंत को
आमंत्रित किया जाता है। भोजन के दौरान माधवी की नजरें बस बलवंत पर ही टिकी थी, पर बलवंत उससे आंखें नहीं मिला पाता। भोजन समाप्त होने के बाद माधवी की मां उससे कहती है कि वह बलवंत को हवेली का भ्रमण कराए। माधवी बलवंत को हवेली में लेकर जाती है। हवेली में घूमते हुए माधवी बलवंत से पूछती है, क्या बात है, क्या मैं आपको पसंद नहीं हूं? बलवंत हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, आप तो अत्यंत अद्वितीय है, आपको कौन नापसंद कर सकता है, पर मैं शायद आपके योग्य नहीं हूं। माधवी उसकी बातों से प्रभावित होते हुए कहती है, आप जैसे भी हैं मुझे बेहद पसंद है, मैं विवाह करूंगी तो केवल आपसे ही करूंगी। बलवंत बस चुप रह जाता है और उनकी यह मुलाकात समाप्त हो जाती है। माधवी की मां उससे पूछती है, तो तुम्हें बलवंत कैसा लगा? माधवी संकोच भरी मुस्कान से उत्तर देती है, जिससे मां समझ जाती है कि उसका उत्तर सकारात्मक है। इस बीच पृथ्वीपुर के प्रतिष्ठित जमींदार जसवंत चौधरी और पंडित जी बैठे थे और बलवंत व माधवी की शादी के लिए अनुकूल तारीखों पर चर्चा हो रही थी। पंडित जी ने सुझाव दिया कि अगले महीने की एकादशी विवाह के लिए अत्यंत शुभ मुहूर्त है। दोनों परिवार शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गए, किंतु बलवंत अभी भी अपनी पुरानी यादों में खोया हुआ था। उधर कमली भी दुखी और मौन में डूबी हुई थी। वह न कुछ खा रही थी, न पी रही थी और किसी से बात भी नहीं कर रही थी। उसके माता पिता रामदीन और उनकी पत्नी उसे ढेरों समझाते, पर कमली मौन ही रहती। एक दिन कमली तालाब के किनारे बैठी थी जब नारायणपुर के जमींदार का पुत्र करण वहां से गुजरता है। कमली पर उसकी नजर पड़ते ही वह मंत्रमुग्ध हो जाता है और उसके पास जाकर पूछता है, तुम कौन हो? कमली उसे बताती है कि वह पास के खेतों में स्थित छोटे से मकान में रहती है। घर लौटने पर करण अपनी मां को कमली के बारे में बताता है और कहता है, मैं विवाह करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। उसकी मां इसे सुनकर कहती है कि वह उसके पिता से इस विषय पर बात करेंगी। अगले दिन करण की मां अपने पति से इस संबंध में चर्चा करती है और उनके पुत्र की इच्छाओं का हाल सुनाती है। करण के पिता नारायणपुर के जमींदार कहते हैं कि यदि करण को लड़की पसंद है तो वह लड़की के पिता को बुलाकर बात करेंगे। अगले दिन रामदीन को नारायणपुर की हवेली में बुलाया जाता है। हवेली में उसका सम्मान पूर्वक स्वागत होता है और जब जमींदार साहब आते हैं तो रामदीन खड़ा हो जाता है। जमींदार उसे बैठने का आग्रह करते हैं और कहते हैं, रामदीन, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहनी है। रामदीन उत्तर देता है, मालिक, आप मेरे अन्नदाता हैं, आप जो कहेंगे वो मेरे लिए आदेश है। जमींदार साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी बेटी को अपनी हवेली की बहू बनाऊं, यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो। रामदीन प्रसन्नता से कहता है, मालिक, मुझे कोई आपत्ति कैसे हो सकती है? यह तो हमारे लिए गौरव की बात है, परंतु मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं और आप इतने उच्च कुल के हैं। जमींदार साहब उसे विश्वास दिलाते हैं, रामदीन, मैं जात पात में विश्वास नहीं रखता। भगवान ने पहले हमें इंसान बनाया है, ये रिश्ता पक्का ही समझो। रामदीन कृतज्ञता पूर्वक सिर झुकाकर कहता है, मालिक, जैसा आप उचित समझे। जमींदार साहब कहते हैं, कल पंडित जी को बुलाकर शुभ मुहूर्त निकलवा लेते हैं। यह सुनकर रामदीन अत्यंत प्रसन्न होकर घर लौटता है। रामदीन घर आते ही अपनी पत्नी और बच्चों को यह शुभ समाचार सुनाते हैं कि उनके मालिक ने कमली का रिश्ता अपने बेटे करण के साथ तय कर दिया है। ये बात सुनकर कमली की आंखों में आंसू छलक उठते हैं। वह अपने पिता से कहती है, बापू, आपने ये क्या कर दिया? आपको तो पता है मैं चौधरी साहब की अमानत हूं, मैं उनके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। आप इस रिश्ते से इनकार कर दीजिए। रामदीन गुस्से में कहते हैं,
क्या पागल हो गई हो तुम? ऐसा अच्छा रिश्ता मिला है, वो भी जमींदार के घर से, जिन्होंने हमें आसरा दिया। वो तुम्हें पूरे सम्मान के साथ अपनी हवेली की बहू बना रहे हैं। अब मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा। अगर तुमने मना किया तो मेरा मुंह मत देखना। कमली का दिल टूट जाता है और वह रोते रोते बेहाल हो जाती है। उसके मन में विचार आता है कि काश यह खबर किसी तरह बलवंत चौधरी तक पहुंच जाए, पर उसे कोई उपाय नहीं सूझता। अगले दिन कमली तालाब के किनारे बैठी होती है। तभी करण वहां आता है और उसके पास बैठकर पूछता है, कमली, कैसी हो? यहां अकेली क्या कर रही हो? कमली चुप रहती है। करण फिर बोलता है, कमली, हमारी शादी होने वाली है और तुम मुझसे बात भी नहीं कर रही हो। ये बेरुखी क्यों है? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कमली फिर भी मौन रहती है। करण उसके हाथ को पकड़कर उसकी आंखों में झांकता है और पूछता है, एक दोस्त की तरह ही बताओ। कमली। ये सुनकर कमली की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह फूट फूट कर रो पड़ती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी सिसकियां थमती है तो वह कहती है, मालिक, मैंने अपना दिल पहले ही किसी और को दे दिया है और मैं उनके सिवा किसी और को अपना नहीं सकती। वो भी मुझे ढूंढ रहे होंगे और मैं सिर्फ उनका इंतजार कर रही हूं। करण मुस्कुराकर कहता है, अगर तुम्हारा दिल किसी और के लिए धड़कता है तो यह शादी तुम्हारी मर्जी के बिना नहीं होगी। तुम्हें तुम्हारा प्यार जरूर मिलेगा। मैं खुद इस रिश्ते को निभाऊंगा और तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक तुम दोनों का मिलन नहीं हो जाता। कमली, ये मेरा तुमसे वादा है, भले ही हमारी शादी ना हो, मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त बन सकता हूं। अब तो बताइए कि वह सौभाग्यशाली व्यक्ति कौन है? कमली कहती है कि वह रामपुर के चौधरी बलवंत जी है। रामपुर का नाम सुनते ही करण आश्चर्यचकित हो उठता है और कहता है, बलवंत तो मेरा भाई है। मैं 2 दिन के भीतर रामपुर पहुंचकर उससे मिलूंगा और उसे तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। करण की इस बात पर कमली कहती है, हाँ मालिक, अब मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। उधर रामपुर में बलवंत और माधवी के विवाह की तैयारियां धूमधाम से चल रही थी, क्योंकि 3 दिन बाद उनका विवाह होना था। अगले दिन करण अपने घोड़े पर सवार होकर रामपुर के लिए रवाना होता है। मार्ग में पहाड़ की चोटी पर बने मंदिर के दर्शन होते हैं तो वह पूजन के लिए वहां जाता है। माता के दर्शन के पश्चात वह एक कुटिया की ओर बढ़ता है जहां महात्मा जी ध्यान में मग्न थे। करण उनके चरण स्पर्श कर आगे बढ़ने को होता है, तब महात्मा जी उसे रोकते हैं और कहते हैं, रुको बेटा, तुम जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसे मत करो, यही सबके लिए उचित होगा। करण जवाब देता है, बाबा जी, मैंने प्रतिज्ञा की है और यह कार्य तो मुझे करना ही है। प्रणाम कर वह वहां से आगे बढ़ जाता है। कुछ समय पश्चात करण रामपुरा पहुंचता है और हवेली में दाखिल होता है। हवेली के सभी सदस्यों से मुलाकात कर वह सीधे बलवंत के कमरे में जाता है। बलवंत वहां गुमसुम बैठा है, परंतु जैसे ही करण को देखता है उससे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगता है। करण उसे संभालता है और कहता है कि कमली अभी भी जीवित है और उसकी प्रतीक्षा कर रही है। बलवंत कहता है, मुझे तुरंत कमली के पास ले चलो, मैं उसके बिना जीवन नहीं जी सकता। इतने में रविंद्र चौधरी कमरे में आता है और सब बातें सुन लेता है। उसे देख बलवंत कहता है, भैया, क्या आपको पता है कि मेरी कमली जीवित है और मेरी प्रतीक्षा कर रही है? रविंद्र उत्तर देता है, हाँ, मुझे सब मालूम है, और फिर पूरी कथा सुनाने लगता है कि कैसे कमली और उसके परिवार को उन्होंने वहां से सुरक्षित निकाला था। बलवंत विनती करता है कि वह कमली के पास जाना चाहता है। इस पर रविंद्र कहता है, छोटे, अभी यह संभव नहीं है। 2 दिन में तुम्हारा विवाह है और यदि बाबूजी को कमली और उसके परिवार की जानकारी मिली तो वे उन्हें नहीं छोड़ेंगे। बलवंत निराश होकर पूछता है, तो फिर मैं क्या करूं? कमली के बिना मेरा जीवन असंभव है। रविंद्र कुछ सोचते हुए कहता है, एक उपाय है,
जिससे तुम कमली से भी मिल सकोगे और यह विवाह भी नहीं रुकेगा। वे दोनों कुछ योजनाएं बनाते हैं। तभी करण कहता है, मैं पृथ्वीपुर जाऊंगा और माधवी से बात करूंगा। बलवंत उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मेरे मित्र, मेरा भरोसा रखो, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारा और कमली का मिलन कराऊंगा। रविंद्र चौधरी आगे कहते हैं, माधवी से मिलना आसान नहीं होगा, लेकिन तुम जाकर यह कह सकते हो कि तुम बलवंत चौधरी का संदेश लेकर आए हो। शायद इससे तुम्हें उससे मिलने का अवसर मिल जाए। करण आश्वस्त होकर कहता है, भाई साहब, मुझ पर विश्वास करें, मैं यह कार्य किसी भी कीमत पर पूर्ण करूंगा। उसी समय जसवंत चौधरी कमरे में प्रवेश करते हैं और करण चुप हो जाता है। जसवंत रविंद्र से कहता है, तुम यहां बैठे हो, जबकि बाहर विजयगढ़ के राजा साहब आए हुए हैं। उनका स्वागत करो, क्योंकि वे विदेश जाने के कारण विवाह में शामिल नहीं हो पाएंगे। रविंद्र चौधरी तुरंत वहां से उठकर चले जाते हैं। करण भी पृथ्वीपुर के लिए रवाना होने की तैयारी करता है। वह घोड़े पर सवार होकर चलता है और शाम तक पृथ्वीपुर पहुंच जाता है। हवेली के बाहर घोड़ा रोककर वह द्वारपाल से कहता है, मैं चौधरी बलवंत का संदेश लेकर आया हूं, कृपया माधवी तक यह सूचना पहुंचा दें। थोड़ी देर बाद दरबान वापस लौटता है और कहता है, अंदर चलें। करण को हवेली के एक कमरे में ले जाकर बैठा दिया जाता है। कुछ क्षण बाद माधवी आती है, करण का अभिवादन करती है और पूछती है, चौधरी साहब का क्या संदेश है? करण बोलता है, माधवी जी, बलवंत बेहद विचलित है। वह आपको दुखी नहीं करना चाहते, लेकिन उनके पास अब कोई और राह नहीं बची है। उनका आपके प्रति गहरा सम्मान है। माधवी तीखे स्वर में कहती है, सीधे सीधे बताइए, बात क्या है? तब करण बलवंत और कमली के प्रेम की दास्तान सुनाता है और कहता है, कमली और बलवंत अगर एक न हुए तो शायद वे जीवित नहीं रह पाएंगे। माधवी जी, मुझे आपकी सहायता चाहिए। माधवी कहती है, अगर किसी और से प्रेम करते थे तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अपने पिताजी को न सही, मुझे तो बता सकते थे। मैं अपने पिता से मना कर देती। करण समझाता है, उनके पिताजी ने उन्हें चेतावनी दी थी कि यदि उन्होंने आपको या किसी को भी इस बारे में बताया तो परिणाम गंभीर होंगे। माधवी सोचते हुए कहती है, कल मेरी शादी बलवंत चौधरी से है और आप आज मुझे ये सब बता रहे हैं कि बलवंत किसी और से प्रेम करते हैं। मेरी और मेरे परिवार की प्रतिष्ठा का क्या होगा? करण बोलता है, माधवी, मेरी भी शादी तय हो गई थी और 15 दिनों में मुहूर्त निकला था, लेकिन जैसे ही मुझे बलवंत और कमली के प्रेम का पता चला, मैंने तय किया कि मेरा प्रेम मुझे मिले या नहीं, पर बलवंत और कमली का मिलन जरूर होना चाहिए। माधवी कहती है, आप मेरे पिता को नहीं जानते। वे एक अच्छे इंसान हैं, परंतु ऐसे में वह रामपुर और वहां के चौधरी खानदान को बर्बाद कर देंगे। यह असंभव है, मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर एक ठहराव के बाद माधवी गंभीर स्वर में कहती है, कल पृथ्वीपुर बारात तो आएगी और विवाह भी होगा, परंतु यह जरूरी नहीं कि विवाह बलवंत चौधरी से ही हो। इतना कहकर माधवी कमरे से बाहर चली जाती है। करण सोच में पड़ जाता है। फिर अपने घोड़े पर सवार होकर लौटते हुए उसकी आंखों में एक नई चमक उभरती है। विचारों में डूबा वह अंततः रामपुर पहुंच जाता है। वहां बलवंत व्याकुलता से करण की प्रतीक्षा कर रहा था। करण के पहुंचते ही बलवंत बेसब्र होकर पूछता है, क्या हुआ? पृथ्वीपुर में माधवी ने इनकार किया या मंजूरी दे दी? जल्दी बताओ। करण शांत स्वर में कहता है, भाई, चिंतित न हो, तुम्हारा काम बन गया है। तुम्हारी शादी कमली से ही होगी, पर किसी से कुछ मत कहना। कल बारात भी जाएगी और शादी भी होगी। इधर रामपुर में चौधरी की हवेली में विवाह की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। सुबह होते ही बारात धूमधाम से पृथ्वीपुर के लिए रवाना होती है। चौधरी जसवंत सिंह प्रसन्न है
उनके पुत्र का विवाह एक प्रतिष्ठित जमींदार की बेटी से जो होने जा रहा है। करण के मन में हालांकि कुछ और ही योजना चल रही होती है। पृथ्वीपुर में बारात का भव्य स्वागत किया गया। वहां का माहौल रोशनी से जगमगा रहा था और बारातियों के स्वागत में लोग हर्षित थे। दूल्हा बलवंत, करण और रविंद्र एक कमरे में ठहरे हुए थे। दूल्हे को तैयार करके हाथी की पालकी में बिठा दिया गया। उसके माथे पर सेहरा बंधा हुआ था, जो विवाह की रस्में पूरी होने तक किसी को उसका चेहरा देखने की अनुमति नहीं देता था। बारात नाच गाने के साथ हवेली के प्रांगण में पहुंचती है। स्वागत में महिलाएं दीप कलश लिए खड़ी थी और जसवंत चौधरी ने कलशों में सोने चांदी की वर्षा की। अतिथियों के लिए 56 भोग की व्यवस्था की गई थी और सभी लोग भोजन में व्यस्त हो गए। इस बीच विवाह की रस्में आरंभ हो चुकी थी। वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं और अंततः विवाह की विधि संपन्न होती है। जब विवाह संपन्न होने के पश्चात दूल्हे का सेहरा हटाया गया तो उपस्थित लोग अचंभित रह गए। दूल्हा बलवंत नहीं बल्कि करण था। यह दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। पृथ्वीपुर के जमींदार चौधरी जसवंत सिंह से कहते हैं, चौधरी, तुमने हमारे साथ धोखा किया है, इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जसवंत हतप्रभ होकर कहते हैं, मालिक, मुझे क्षमा करें, मेरे अपने बेटे ने ही मेरे साथ छल किया है। यह अनर्थ मैंने नहीं, उसने किया है। ये कहते हुए जसवंत अपनी तलवार निकालते हैं और क्रोध में करण की ओर लपकते हैं, किंतु इससे पहले कि वह कुछ कर पाते, माधवी करण के आगे आ खड़ी होती है। चौधरी गरजते हैं, हट जाओ लड़की, इसे आज अपने हाथों से समाप्त करूंगा। इसने विश्वासघात किया है। पर माधवी दृढ़ता से कहती है, आप इन्हें छूने का साहस न करें। ये मेरे पति हैं और मां भवानी की सौगंध, अगर किसी ने इन्हें स्पर्श भी किया तो रामपुर का एक भी व्यक्ति जीवित वापस नहीं जा पाएगा। इस दृढ़ घोषणा के साथ ही बारात पृथ्वीपुर से वापस लौट जाती है। पृथ्वीपुर के जमींदार, उनकी पत्नी, मां और माधवी एक ओर बैठे थे। माधवी गहरी सांस लेते हुए कहती है, पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी शादी मेरी अपनी पसंद से हो चुकी है। ये कारण है नारायणपुर के जमींदार के पुत्र। इसके बाद माधवी बलवंत और कमली की पूरी कथा अपने पिता के सामने खोलकर रख देती है। करण गंभीरता से माधवी से कहता है, माधवी, आपसे विवाह होने के बाद भी मेरा कर्तव्य आपसे जुड़ा रहेगा, लेकिन अभी मुझे पास के जंगल जाना होगा, जहां बलवंत मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे उसे और कमली को एक करना है। मेरा वादा पूरा करके मैं अवश्य आपके पास लौटूंगा और फिर आपको अपने घर ले जाऊंगा। माधवी से विदा लेकर करण जंगल की ओर चल पड़ता है और शीघ्र ही अपने मित्र बलवंत के पास पहुंच जाता है। जंगल में बलवंत व्यग्रता से उसका इंतजार कर रहा होता है। करण के आते ही बलवंत पूछता है, क्या हुआ वहां, सब ठीक है? करण मुस्कुराते हुए जवाब देता है, सब ठीक है, चलो मैं तुम्हें कमली के पास ले चलता हूं। इसके बाद दोनों नारायणपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। तालाब के किनारे उदास बैठी कमली अचानक किसी के कदमों की आहट सुनती है। जब वह पलटकर देखती है तो सामने बलवंत खड़ा होता है। कमली दौड़कर बलवंत से लिपट जाती है और आंसू बहाते हुए कहती है, मालिक, आपने मेरी खबर ही नहीं ली। मैं तो आपको याद करके पल पल मर रही थी। बलवंत भावुक होकर कहता है, कमली, मुझे भी नहीं पता था कि तुम जीवित हो। मैं तो तुम्हारी यादों में पागल सा हो गया था। करण की वजह से ही आज हम मिल पाए हैं। इतना कहकर बलवंत करण को गले लगा लेता है। करण गंभीर स्वर में कहता है, बलवंत, यह स्थान अब तुम दोनों के लिए सुरक्षित नहीं है। तुम्हें यहां से जल्द ही दूर जाना होगा। तुम्हारे पिता चौधरी साहब को यह ज्ञात हो चुका होगा कि तुम यहां हो और वे अवश्य तुम्हें ढूंढने आएंगे। तुम दोनों नाहरगढ़ चले जाओ, वहां मेरा मित्र वीरेंद्र सिंह है। मैं उसे पत्र लिख दूंगा।
वह तुम्हारी हर प्रकार से सहायता करेगा। मेरा घोड़ा ले जाओ, उसकी थैली में थोड़े धन रखे हैं जो यात्रा में काम आएंगे। फिर करण और बलवंत एक दूसरे को गले लगाकर विदा लेते हैं। इधर रामपुर में बारात लौट चुकी है। जसवंत चौधरी का क्रोध उफान पर है। अपने लठैतों को बुलाकर वे आदेश देते हैं, जाओ और बलवंत को ढूंढ कर लाओ। जब तक उसका पता न मिले वापस मत लौटना। किसी भी कीमत पर मुझे बलवंत चाहिए। आज उसने मेरी प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया है। उधर बलवंत और कमली घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं। एक दूसरे के साथ रहते हुए उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो समस्त संसार की खुशियां उनके हाथ आ गई हो। दिन भर के थकाऊ सफर के पश्चात रात्रि में बलवंत और कमली एक गांव के मुखिया के घर पहुंचते हैं। मुखिया तुरंत बलवंत को पहचान लेता है क्योंकि वह जसवंत चौधरी का घनिष्ठ मित्र है और बलवंत की शादी में भी उपस्थित था। उसे बलवंत के लापता होने और माधवी की शादी करण से होने की घटना मालूम थी। मुखिया स्वागत करते हुए बलवंत और कमली को अपने घर में ठहराता है और उनकी आवभगत में कोई कसर नहीं छोड़ता। वह अपने व्यवहार में तनिक भी संदेह उत्पन्न नहीं होने देता कि वह जसवंत चौधरी का निकटस्थ है, लेकिन गुपचुप तरीके से अपने एक आदमी को रामपुर भेज देता है ताकि जसवंत चौधरी को इस बात की खबर दी जा सके। अगली सुबह जब बलवंत और कमली यात्रा के लिए होना तैयार होते हैं तो मुखिया उन्हें रोकते हुए कहता है, आज हमारे यहाँ बालक का जन्म उत्सव है, कृपया आज और ठहर जाइए, कल प्रस्थान कर लेना। बलवंत और कमली इस चालाकी से अनजान थे और रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुखिया अपने बेटे से कहता है, इन लोगों को पास के शिव मंदिर में दर्शन कराकर लाओ। वे सुबह का नाश्ता कर मंदिर की ओर रवाना होते हैं और दर्शन उपरांत शाम तक लौट आते हैं। लौटते समय मुखिया के घर के बाहर बंधा एक घोड़ा उन्हें जाना पहचाना प्रतीत होता है। जैसे ही बलवंत, कमली और मुखिया का पुत्र घर की ओर बढ़ते हैं, वे देखते हैं कि वहां चौधरी जसवंत और उसके साथ 7,810 घुड़सवार मौजूद है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए बलवंत त्वरित निर्णय लेता है। वह मुखिया के बेटे से कहता है, कमली के गले की मोतियों की माला मंदिर के पास गिर गई है, हम उसे लेकर आते हैं। इतना कहकर वे दोनों अपने घोड़े पर बैठ तेजी से विपरीत दिशा में दौड़ निकलते हैं। मुखिया का पुत्र जब अकेला घर में लौटता है, मुखिया उससे पूछता है, वे लोग कहाँ हैं? वह गले की माला का बहाना बता देता है। छिपा हुआ चौधरी जसवंत सारी बात समझ जाता है और अपने आदमियों को तुरंत बलवंत का पीछा करने का आदेश देता है। जसवंत के लठैत और घुड़सवार अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर उसी दिशा में बलवंत और कमली का पीछा करते हैं। कुछ आगे जाकर जसवंत 4 समूहों में बांटने का सुझाव देता है क्योंकि रास्ते अनेक दिशाओं में विभाजित हो रहे थे। बलवंत और कमली तेजी से भागते हुए जंगल में प्रवेश कर जाते हैं और जसवंत अपने लठैतों के साथ उनका पीछा करता हुआ जंगल में घुस जाता है। भागते भागते रात का अंधेरा गहराने लगता है। थकान से चूर घोड़ा अब अधिक चलने में असमर्थ हो गया था। भूख और प्यास ने बलवंत और कमली को भी घेर लिया था। कमली भयभीत थी और बलवंत से सटकर खड़ी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी आंखों में भय की स्पष्ट झलक थी। कमली घबराकर बलवंत से कहती है, मालिक, अगर बड़े मालिक ने हमें पकड़ लिया तो वे हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बलवंत उसे सांत्वना देते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा कमली, हम यहां से सुरक्षित निकलेंगे और एक ऐसी दुनिया बसाएंगे जहां सिर्फ तुम और मैं होंगे। वहां हमारे प्यार के बीच कोई दीवार नहीं खड़ी होगी। हम एक छोटा सा घर बसाएंगे जहां तुम्हें हर पल मेरा साथ मिलेगा। बलवंत की इन बातों से कमली की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। दोनों एक दूसरे के आगोश में बेखबर होकर नींद के आगोश में समा जाते हैं। लेकिन सुबह होते ही घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई देती है।
और बलवंत अचानक जाग जाता है। वह जल्दी से कमली को उठाते हुए कहता है, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा, वे लोग हमारे बहुत करीब आ चुके हैं। दोनों तेजी से घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल जाते हैं। घोड़ा हवा से बातें करता हुआ चलता है। एक पहर बीत जाता है, पर जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। आखिरकार वे एक झरने के पास पानी पीने के लिए रुकते हैं। जैसे ही पानी पीकर खड़े होते हैं, फिर से घोड़ों की टापों की आवाज उनके कानों में गूंजने लगती है। वे फिर से भागते हैं, लेकिन पीछा करने वाले अब और करीब आ चुके थे। भागते हुए वे एक ऐसे इलाके में पहुंच जाते हैं जहां दोनों तरफ ऊंची चट्टानें हैं और सामने बहती हुई नदी एक गहरी खाई में गिर रही है। नीचे झांकने पर कुछ दिखाई नहीं देता। खाई इतनी गहरी थी कि उसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल था। बलवंत और कमली घोड़े से उतर जाते हैं और एक दूसरे की आंखों में निश्चय भरी नजरों से देखते हैं। इसी दौरान चौधरी जसवंत और उसके आदमी भी वहां पहुंच जाते हैं। दोनों ओर घिरे हुए बलवंत और कमली के पास अब कोई और चारा नहीं बचता था। अपने सिपाहियों से कहो, दोनों को पकड़ लाएं। जैसे ही सिपाही आगे बढ़ते हैं, उसी क्षण बलवंत और कमली एक दूसरे का हाथ थामकर नदी में छलांग लगा देते हैं और कुछ ही पल में उफनती नदी के साथ गहरी खाई में जा गिरते हैं। चौधरी जसवंत के एक आदमी ने कहा, मालिक, इतने ऊंचाई से गिरे हैं, जिंदा नहीं बच सकते। नीचे बड़े बड़े पत्थरों का ढेर है। यहां से जो गिरा उसका बचना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। थोड़ी देर वहां खड़े रहने के बाद चौधरी और उसके आदमी स्थान छोड़कर लौट जाते हैं। दूसरी ओर जैसे ही बलवंत और कमली नदी में कूदते हैं, वे तेज बहाव के साथ बहते हुए किनारे की ओर सरकते जाते हैं। खाई के किनारे पहुंचने पर वे अपनी धैर्य और फुर्ती से गिरने की गति को कम कर लेते हैं और झाड़ियों में अटक जाते हैं, जिससे उन्हें गंभीर चोटों से बचने का मौका मिलता है। कहते हैं, जाको राखी साइया, मार सके ना कोई। जब बलवंत को चेतना आती है तो वह देखता है कि वे दोनों झाड़ियों में उलझे हैं। ऊपर से नदी का प्रचंड जलधारा गहरी खाई में गिर रहा है, जिससे भयावह गर्जना हो रही है। अधिक जल प्रवाह होने के कारण नदी तेजी से गिर रही है, मगर जहां वे फंसे हैं वहां पानी का वेग कुछ कम है और उन्हें सांस लेने में कठिनाई नहीं हो रही। बलवंत झाड़ियों से बाहर निकलने का प्रयास करता है, लेकिन उसके शरीर पर लकड़ी के कई टुकड़े धंसे हुए हैं। एक एक करके वह इन टुकड़ों को निकालता है और धीरे धीरे पत्थरों की सतह पर आ जाता है। उसके शरीर के कई हिस्से घायल हो चुके हैं। वह अपने कुर्ते का एक टुकड़ा फाड़कर बहते खून को रोकने के लिए घावों पर बांधता है। फिर वह कमली की ओर बढ़ता है, जो अभी भी बेहोश अवस्था में झाड़ियों में अटकी है। बलवंत उसे खींचकर पत्थरों पर ले आता है और होश में लाने का प्रयास करता है, मगर वह चेतना में नहीं आती। वे एक ऐसे स्थान पर फंसे हैं जहां से ऊपर चढ़ना असंभव है और नीचे उतरना भी अत्यंत कठिन। रात ढलने को है और कमली अभी भी बेहोश है। बलवंत असमय, घबराओ मत, हम सुरक्षित हैं, बस थोड़ी ऊंचाई पर अटके हैं, यहां से निकलने का कोई ना कोई उपाय मिल जाएगा। फिर वह पास के एक पेड़ से लंबी बेलों को काटकर एक रस्सी बनाता है और उसे कसकर मजबूत करता है, ताकि वे इस कठिनाई से बाहर निकल सके। बलवंत पास की एक झाड़ी से रस्सी बांधता है और फिर कमली को अपनी कमर से सहारा देते हुए धीरे धीरे नीचे उतारता है। उसके बाद वह स्वयं भी नीचे उतर आता है। नीचे पहुंचकर वे जंगल में लगे पेड़ों से फल तोड़कर अपनी भूख शांत करते हैं। उस क्षण कमली उदास होकर कहती है, मालिक, मेरे कारण आपको कितना कष्ट उठाना पड़ा। आप एक प्रतिष्ठित परिवार से हैं, फिर भी मुझसे प्रेम क्यों किया? आपकी जिंदगी पहले कितनी सरल थी और अब मेरे कारण आप दर दर भटक रहे हैं। बलवंत उसे सांत्वना देते हुए कहता है, ऐसा मत कहो कमली, तुम ही मेरे जीवन की सार्थकता हो। तुम्हारे बिना तो अब एक क्षण भी जीना असंभव है।
मेरी जिंदगी अब तुमसे शुरू होकर तुम ही पर समाप्त होगी। इसी तरह बातें करते हुए दोनों आगे बढ़ते हैं। अचानक उन्हें दूर एक गांव नजर आता है और उनके चेहरे पर राहत की मुस्कान उभर आती है। गांव में पहुंचकर वे एक ठिकाने पर ठहरते हैं और स्थानीय वैद्य से अपने घावों का उपचार करवाते हैं। कुछ दिन विश्राम के बाद स्वस्थ होकर वे वहां के लोगों से विदा लेकर नाहरगढ़ की ओर प्रस्थान करते हैं। कमली और बलवंत दोनों अत्यंत प्रसन्न हैं और खुशी खुशी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। नाहरगढ़ के समीप पहुंचते ही वे एक गांव के पास एक विशाल मेला देखते हैं। कमली प्रसन्न होकर कहती है, मालिक, मुझे मेला घूमना है। बलवंत उसे मेले में ले आता है। वहां अनेक दुकानें सजी हुई हैं। कई जगहों पर चूड़ियां, कपड़े, मिठाइयां और बर्तनों की दुकानें लगी हैं। कहीं नाटक नौटंकी चल रही है तो कहीं झूले लगे हुए हैं। मेले में घूमते घूमते जब वे थक जाते हैं तो एक झूले के पास खड़े होकर विश्राम करते हैं। तभी कमली देखती है कि एक छोटा बच्चा झूले से लटक रहा है और गिरने वाला है। वह घबरा कर कहती है, मालिक, वो बच्चा गिर जाएगा। बलवंत तुरंत स्थिति को समझते हुए झूले के नीचे पहुंचता है। बच्चा जैसे ही गिरता है, बलवंत उसे हवा में ही लपक लेता है। यह दृश्य देखकर भीड़ में खड़े लोग हैरान रह जाते हैं और वहां पर भीड़ जमा हो जाती है। बच्चे की मां दौड़कर आती है। अपने बच्चे को बलवंत से लेकर कहती है, आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। हम नाहरगढ़ के ठाकुर साहब के परिवार से हैं। कृपया हमारे साथ चलें और हमें आपकी सेवा का अवसर दें। बलवंत कमली की ओर देखता है और वह इशारे में सहमति दे देती है। वे लोग उस महिला के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। रास्ते में महिला अपना परिचय देती है, मैं ठाकुर रत्न सिंह की पत्नी मनोरमा हूं। और बलवंत व कमली से उनके बारे में पूछती है। बलवंत उत्तर देता है, हम परदेशी हैं। यह मेरी प्रेमिका कमली है। हमारे रिश्ते को हमारे परिवार ने अस्वीकार कर दिया, इसलिए हम यहाँ भागकर आए हैं। हमारी शादी को हमारे परिवार कभी स्वीकार नहीं करते, इसलिए हमने गांव छोड़ने का कठिन निर्णय लिया। ये सुनकर मनोरमा कहती है, आप लोग निश्चिंत रहिए, यहाँ आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। मैं खुद आपकी शादी यहाँ संपन्न कराऊंगी। जब वे नाहरगढ़ पहुंचते हैं तो मनोरमा देवी हवेली में उनके ठहरने का इंतजाम करती है और ठाकुर रतन सिंह को सारी घटना बताती है। रतन सिंह भी उनकी सहायता के लिए आभार प्रकट करते हैं। कुछ समय बाद ठाकुर साहब विवाह की तिथि तय करवा लेते हैं। 4 दिन बाद कमली और बलवंत की शादी निर्धारित होती है। कमली असीम खुशी से भरी है। बलवंत से कहती है, मालिक, मैं इतनी प्रसन्न हूं। हमारा सपना, जिसके लिए हमने इतना संघर्ष किया, वह अब साकार होने जा रहा है। हमने इसके लिए कितनी कठिनाइयां सहन की, परिवार से दूरी बनाई और न जाने क्या क्या झेला। 4 दिन बाद हम जीवन के अटूट बंधन में बंध जाएंगे। फिर कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। हमारा एक छोटा सा संसार होगा जिसमें हम और हमारे बच्चे स्नेह से जीवन बिताएंगे। बलवंत उसे अपनी बाहों में भर लेता है, जिससे कमली का चेहरा शर्म से खिल उठता है। विवाह का दिन आ जाता है और कमली उल्लास से भरी हुई होती है। ठाकुर नंदन सिंह ने शादी की समस्त तैयारियां बड़े धूमधाम से करवाई होती है। बहुत से मेहमान आमंत्रित किए गए हैं। बलवंत और कमली वरमाला पहनाकर एक दूसरे के जीवन साथी बन जाते हैं। विवाह उपरांत रतन सिंह उन्हें कुछ दिन अपने पास रखते हैं और बाद में एक नया घर आवंटित कर देते हैं। बलवंत को ठाकुर साहब अपने यहाँ मुनीम का कार्य सौंप देते हैं और दोनों को अपने बच्चों की तरह स्नेह देते हैं। कमली ठाकुर साहब को अपने पिता के समान मानने लगती है। कमली का पूजा पाठ में अत्यधिक आस्था होती है। वह नियमित व्रत करती है और अपना अधिक समय धार्मिक कार्यों में बिताती है। बलवंत और कमली का जीवन सुखद और समृद्धिपूर्ण चलने लगता है।
इसी बीच एक नई खुशी दस्तक देती है। कमली मां बनने वाली है। बलवंत उसका विशेष ध्यान रखने लगता है। कुछ समय बाद कमली एक स्वस्थ और सुंदर पुत्री को जन्म देती है। धीरे धीरे बच्ची बड़ी होती जाती है और उसके खेलकूद और शरारतों से घर गुलजार रहने लगता है। उनकी बेटी जब 6 साल की हो जाती है, उसकी नटखट हरकतें बलवंत और कमली के जीवन में नवजीवन का संचार कर देती है। वे उसे पाकर अत्यंत प्रसन्न है। उसकी हरकतें उनका मन मोह लेती है। लेकिन जैसा कहते हैं, समय का चक्र सदा एक सा नहीं रहता। बलवंत और कमली का जीवन भी उसी अनचाहे मोड़ पर आ गया। अचानक कमली की तबीयत बिगड़ने लगी। बलवंत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। दूर दूर से वैद्यों को बुलवाकर हर संभव उपचार करवाया, मगर कोई भी इलाज असरदार साबित नहीं हुआ और कमली ने अपनी 7 वर्ष की प्यारी बेटी को पीछे छोड़ इस संसार को विदा कह दी। कमली के जाने के बाद बलवंत का जीवन बिखर गया, जैसे उसमें से जीवन की आस ही जाती रही हो। वह अपनी सुध-बुध खो बैठा और जैसे पागलों सा हो गया। ठाकुर रतन सिंह ने उसे बहुत समझाया। अपने लिए नहीं तो कम से कम अपनी बेटी के लिए तुम्हें संभालना होगा। ठाकुर साहब की बात कुछ हद तक उसके दिल को ठहरी और उसने सामान्य जीवन की ओर लौटने की कोशिश की। पर कमली की यादें उसके दिलो दिमाग में गहरी जड़ें जमा चुकी थी। बलवंत ने फिर से काम पर जाना शुरू किया और उसकी छोटी बेटी घर का कामकाज संभालने लगी। जब कमली का अचानक देहांत हुआ, उसकी आत्मा को यमदूत यमलोक ले जाने आए। लेकिन कमली की आत्मा अपने पति और बेटी से दूर जाने को तैयार नहीं थी। वह भी टूट चुकी थी, परंतु यमदूत अपनी आज्ञा का पालन करते हुए उसे यमलोक ले गए। यमराज ने जब कमली की आत्मा की वेदना को देखा तो कहा, बेटी, मैं तुम्हारी पीड़ा को समझ सकता हूं, परंतु हम भी विधाता के बनाए जीवन चक्र के नियमों से बंधे हुए हैं। मैं तुम्हें पूर्ण रूप से पृथ्वी पर वापस भेजने में असमर्थ हूं, लेकिन तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूं कि तुम अपने पुराने शरीर के साथ अपनी बेटी के पास कुछ समय बिता सको। कमली ने व्याकुल होकर पूछा, किन शर्तों पर? यमराज ने कहा, तुम सूर्योदय से सूर्यास्त तक अपनी बेटी के पास रह सकती हो, परंतु अपने पति को छू नहीं सकोगी। तुम केवल अपने घर और बेटी के पास रहोगी। इसके अलावा कहीं भी जाने की मनाही होगी। तुम्हारा कोई भी वस्त्र या सामान भूलवश पृथ्वी पर रह गया तो फिर से यमलोक लौटना अनिवार्य हो जाएगा। यदि तुम्हारे पति ने तुम्हें स्पर्श किया और फिर संबंध स्थापित किया तो तुम अपनी स्मृति खो दोगी और फिर तुम्हें हमारी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। यदि ये सभी शर्तें तुम्हें स्वीकार है तो मैं तुम्हें पृथ्वी पर जाने की अनुमति दे सकता हूं। अपनी बेटी से पुनः मिलने की तीव्र लालसा में कमली ने यमराज की सभी शर्तों को सहर्ष स्वीकार कर लिया। तब यमराज कमली को अपनी बेटी के पास वापस भेज देते हैं। बेटी जैसे ही अपनी मां को सामने पाती है, खुशी के आंसुओं से उसे गले लगा लेती है। बलवंत दिन में ठाकुर साहब के यहाँ काम पर होता है, इसलिए कमली को अपनी बेटी के साथ समय बिताने का भरपूर अवसर मिलता है। शाम ढलने से पहले ही वह यमलोक लौट जाती है और उसकी बेटी अब प्रसन्न रहने लगी है। कमली घर का सारा काम बखूबी संभालती है, चाहे वह चक्की में आटा पीसना हो, भोजन पकाना या घर का साफ सफाई करना। बलवंत जब घर लौटता है तो देखता है कि घर के सारे काम व्यवस्थित रूप से हो चुके हैं। जब वह बेटी से पूछता है कि वह अकेले इतने सारे काम कैसे कर लेती है, तो उसकी बेटी बताती है, पिताजी, ये सब काम मैं नहीं करती, मां आती है और सब कुछ करके जाती है। यह सुनकर बलवंत हैरान हो जाता है। अगले दिन वह बीमार होने का बहाना कर दिन भर घर पर ही रुकता है। तभी कमली आती है और घर के कामों में लग जाती है। जब वह सभी काम समाप्त कर अपनी बेटी से विदा लेकर लौटने को होती है, तभी बलवंत पीछे से उसकी ओढ़नी पकड़ लेता है। कमली मुड़कर देखती है और बलवंत से विनती करती है,
मालिक, मेरी ओढ़नी मुझे लौटा दो, मुझे जाना है, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। लाख मना करने पर भी बलवंत उसे ओढ़नी नहीं लौटाता। कमली यहीं पर रह जाती है, क्योंकि अब वह यमलोक लौटने में असमर्थ हो गई है। धीरे धीरे वे दोनों पुनः एक साथ रहने लगते हैं, जैसे पहले रहते थे। और कुछ समय बाद कमली एक स्वस्थ पुत्र को जन्म देती है। समय बीतता है और बेटा बड़ा हो जाता है। उसकी शादी का दिन भी आ जाता है। इस खुशी के मौके पर कमली बलवंत से कहती है, मालिक, आज अपने बेटे की शादी है, मैं बेहद खुश हूं। आज मैं ओढ़नी ओढ़कर नाचना चाहती हूँ। बलवंत सोचता है कि इतने सालों से कमली कहीं नहीं गई, अब जाने का सवाल ही नहीं उठता। इस विश्वास के साथ वह कमली को ओढ़नी लौटा देता है। कमली अपनी खुशी में ओढ़नी ओढ़कर नाचती है, लेकिन उसी क्षण उसके शरीर में यम का प्रवेश हो जाता है। कमली बलवंत से क्रोधित होकर कहती है, चौधरी साहब, तुमने एक आत्मा के साथ वह सब किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तुमने एक मां की आत्मा को अपनी इच्छाओं का बंदी बना लिया और यह क्षमादान के योग्य नहीं है। आत्मा रूपी कमली बलवंत को श्राप देती है, तुमने मुझे अपने बंधन में रखा, इस कारण तुम्हारे वंश को यह श्राप है कि आज से तुम्हारे परिवार में कोई भी पुरुष वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं करेगा। पुरुषों की मृत्यु पहले होगी और स्त्रियों की मृत्यु बाद में। तब से चौधरी परिवार उस श्राप के कारण एक अभिशप्त खानदान के रूप में जाना जाने लगा। मथुरा के पास एक छोटा सा गांव था, जिसमें एक बुढ़िया माई का वास था। उस बुढ़िया का नाम कमला था। वह अकेली ही अपने दिन गुजारती थी, क्योंकि उसका इस संसार में कोई सगा संबंधी नहीं था। उसके जीवन का सहारा बस उसकी एक गाय थी, जिसका दूध बेचकर वह किसी तरह अपना गुजारा करती थी। कमला वेंकन्ना जी की परम भक्तिन थी, पूजा पाठ के विधि विधान से अनभिज, लेकिन उसकी भक्ति की सरलता अद्वितीय थी। वह केवल प्रेम के तरंगों में झूमती हुई अपने इष्ट का स्मरण करती थी, जैसे प्रभु को पुकारती हो। प्रभु भाव के भूखे होते हैं, और कमला में वह भाव कूट कूट कर भरा था। वह दिन रात वेंकन्ना जी का ध्यान करती और अपने कार्यों में व्यस्त रहती। प्रसन्न चित्त और संतुष्ट मन से वह अपनी कुटिया में भजन कीर्तन करती, जैसे प्रभु के साथ एकांत में बातें कर रही हो। भगवान वेंकन्ना उसके इस भाव से इतने प्रसन्न थे कि उसे स्वप्न में दर्शन देते और उससे कुछ न कुछ खाने की विनती करते। जिस दिन भगवान जो भी खाद्य सामग्री स्वप्न में मांगते, कमला उसे प्रेम पूर्वक बनाकर उनको अर्पण कर देती। कमला का हर दिन एक जैसा बीतता। प्रातः वह सबसे पहले अपनी गाय का दूध निकालती और उसमें से एक हिस्सा वेंकन्ना जी के लिए पृथक कर देती। उसके बाद मंदिर जाकर वह भगवान का दूध से अभिषेक करती, फिर उन्हें वही दूध अर्पित करती और प्रणाम कर लौटती। जो दूध बचता उसे गांव में बेचकर वह थोड़ी बहुत आमदनी कर लेती, ताकि घर के खर्चों का प्रबंध हो सके। बाकी समय वह अपने प्रभु की आराधना में लीन रहती, उनकी महिमा गाती और अपने दिल की गहराइयों से उनको स्मरण करती। लेकिन पूर्णिमा के दिनों में चढ़ावे के बाद जो दूध बचता, उससे इतने पैसे नहीं बनते थे कि वह आराम से 2 वक्त का भोजन जुटा सके। कभी कभी मंदिर जाते समय बुढ़िया माई तालाब से थोड़ा सा जल दूध में मिला लिया करती थी, जिससे उसकी मामूली आमदनी में थोड़ी वृद्धि हो जाती थी और जीवन यापन कुछ सहजता से हो जाता। बुढ़िया माई का स्वभाव अत्यंत कोमल था। उसे बस कान्हा जी का सहारा था, जिनसे वह अनगिनत बातें किया करती। कान्हा जी भी ऐसे भक्ति रस में डूबे हुए भक्तों की संगति में आनंदित रहते हैं और अपनी अनोखी लीलाओं से उनका जीवन रंगमय बना देते हैं। एक दिन जब वह अपनी रोजमर्रा की तरह तालाब से जल मिला रही थी, अनजाने में एक छोटी सी मछली दूध के साथ मिलकर कान्हा जी के अर्पण हेतु ले जाने वाले दूध में समा गई। मंदिर में दूध अर्पित करते समय
पुजारी जी की दृष्टि उस मछली पर पड़ी। वे अत्यंत क्रोधित हो उठे और बुढ़िया माई को फटकार लगाई। कहने लगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? भगवान पर मछली वाला दूध अर्पित करोगी? हमारा धर्म भ्रष्ट करने का साहस कैसे किया तुमने? बुढ़िया माई को उन्होंने न सिर्फ डांटा बल्कि उसका मंदिर में प्रवेश भी बंद कर दिया। इस घटना से कमला का दिल जैसे टूट गया। वह किसी और को भी दूध न दे पाई और आहत मन से अपनी कुटिया लौट आई। कुटिया में पहुंचते ही वह व्यथित हो उठी। अश्रुओं से भीगी आंखों से अपने ठाकुर जी से बात करने लगी। हे कान्हा, मुझसे बड़ी भूल हो गई, कृपा कर मुझे क्षमा कर दो। जल तो मैं प्रतिदिन मिलाती हूं, ये सब तुमसे छिपा नहीं है। अगर मैं जल न मिलाऊं तो मेरा गुजारा कैसे होगा? वह मासूम मछली भी शायद तुम्हारी ही इच्छा से मेरे साथ मंदिर तक पहुंच गई थी। फिर पुजारी मुझे कैसे दोष दे सकता है? बुढ़िया माई की आवाज करुणा से भारी हो गई। ठाकुर, अब मंदिर में मुझे जाने से रोक दिया गया है। तुम्हारे दर्शन के बिना जीना कठिन है, पर मुझ पर लगे इन आरोपों का दुख है कि तुमने मौन साध लिया। अगर मेरे इस अपराध पर तुम सचमुच रूठ गए हो तो मैं भी संकल्प करती हूं, जब तक तुम मेरा चढ़ावा स्वीकार नहीं करोगे तब तक मैं अन्न जल का त्याग कर दूंगी। यही जीवन का अंतिम व्रत होगा। सुबह से लेकर सांझ हो गई, पर सी सुशीला की आंखों से आंसुओं का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा था। रात का गहराता सन्नाटा चारों ओर छाने लगा था और वह भूखी प्यासी बेबस सी रोई जा रही थी। उनके मन में कान्हा जी से शिकायतों का अंबार था और वह अत्यंत व्याकुल थी, क्योंकि वह बिना उन्हें भोग लगाए एक कौर भी नहीं खाती थी। जब स्याह अंधेरा धीरे धीरे आसमान पर फैलने लगा और संध्या का समय हो चला, सुशीला अपनी झोपड़ी के कोने में सिकुड़ी सिमटी बैठी बिलख रही थी। अचानक उनके कानों में एक मृदु और मनोहर आवाज गूंज उठी, माई ओम। सुशीला ने जैसे ही सिर उठाया, दरवाजे पर एक सांवले सलोने किशोर को खड़ा पाया। वह थका मांदा सा किशोर उनकी कुटिया के भीतर झांक रहा था। सुशीला ने स्नेह से पूछा, बेटा तुम कौन हो? उस किशोर ने उत्तर दिया, भैया मैं एक यात्री हूं, कान्हा के दर्शन को जा रहा हूं। बहुत दूर से पैदल यात्रा करते करते थकान ने घेर लिया है और भूख भी जोर से लगी है। सामने तुम्हारी कुटिया दिखी तो सोचा यहां कुछ मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। किशोर के यह शब्द सुनकर सुशीला के हृदय में ममता की लहर सी दौड़ पड़ी और वह संपूर्ण करुणा से भर उठी। वह तो मानो अपने सारे दुख दर्द बिसरा चुकी थी। मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेटा, भीतर आ जाओ। ये क्या पूछने की बात है? इसे अपना ही घर समझो। न जाने कौन हो तुम, कहां से आए हो, पर तुम्हारी बातों ने मुझ पर जैसे कोई जादू सा कर दिया है। लड़के ने हल्की थकी हुई आवाज में कहा, माई बहुत दूर से आया हूं, काफी थक गया हूं। कमला ने तुरंत कहा, तो बताओ बेटा क्या खाओगे? मैं जल्दी से बना देती हूं। लड़के ने जवाब दिया, अरे भैया इस वक्त क्या रसोई बनाओगी? जो भी सुबह का बचा हुआ है वही दे दो। बुजुर्ग माई ने बोझिल स्वर में कहा, बेटा मैंने तो आज सुबह से चूल्हा ही नहीं जलाया, घर में कुछ भी बना हुआ नहीं है। फिर वह स्नेह से बोली, तुम बताओ बेटा क्या चाहोगे, मैं अभी बना दूंगी। लड़के ने निवेदन किया, मैया बस थोड़ा सा दूध ही दे दो, वही पीकर सो जाऊंगा। दूध का जिक्र सुनते ही कमला की आंखें नम हो गईं और अपने आंसुओं को छिपाते हुए बोली, बेटा दूध तो है पर वह सुबह का है, थोड़ा रुक जाओ, अभी जाकर गाय से ताजा दूध निकाल लाती हो। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं माई, उसमें समय लगेगा और मैं सुबह से भूखा हूं। दूध का नाम सुनते ही भूख और बढ़ गई है, मुझे वही सुबह का दूध दे दो, जैसे भी हो। कमला के दबदबाए नयनों में आश्चर्य की लहर उठी। उसने फिर भी जाकर दूध छानकर उसके सामने रख दिया। उसने झिझकते हुए कहा, बेटा ये थोड़ा पानी मिला हुआ दूध है।
लड़के ने हंसते हुए कहा, तो क्या हुआ माई, जल्दी से ला दो, इससे तो मेरा पेट अभी भर जाएगा। उसकी बातें सुनकर माई को बड़ी हैरत हुई कि ये बालक कैसी बातें कर रहा है। उसने जल्दी से दूध छानकर उसे दिया और देखते ही देखते वह बालक संतुष्टि भरी मुस्कान लिए दूध पी गया। बोला, मैया, कितना स्वादिष्ट है यह दूध। क्यों माई, तुम इसे पानी मिला हुआ कहकर हिचकिचा रही थी? मुझे तो यह बहुत अच्छा लगा। फिर लड़के ने हंसते हुए कहा, इससे तो पेट भी जल्दी भर जाता है और हजम भी हो जाता है। इसके बाद वह थकान से चूर माई की झोपड़ी में सो गया। कमला को भी थोड़ी राहत महसूस हुई, जैसे उसका मन हल्का हो गया हो। सर्द रात के बावजूद उसने अपना चीर ओढ़ाकर उस बालक को ढक दिया और स्वयं भी सो गई। थोड़ी देर बाद उसकी आंखों में एक स्वप्न आया, जिसमें उसे ठाकुर जी स्वयं खड़े दिखाई दिए। उन्होंने कहा, कमला, तुम्हारी सेवा से मैं अति प्रसन्न हूं। तुम्हारी आत्मा का त्याग ही मुझे तृप्त करता है। कमला ने भाव विह्वल होकर कहा, प्रभु, मैं तो आपकी दासी हूं। आपने मेरी सेवा स्वीकार कर मुझे धन्य कर दिया है। श्री ठाकुर जी बोले, मैया, क्या मुझे भूखा ही रखोगी? तुम्हारी नाराजगी से मैं भूखा हूं और तुमने मेरा भोग भी नहीं लगाया। तुम खुद भी तो सुबह से भूखी प्यासी हो। अब मुझे यहां आकर दूध पीने का सौभाग्य मिला है, तो तुम भी अपना व्रत तोड़ दो। तुम्हारे दिए हुए दूध के बिना मुझे तृप्ति नहीं मिलती। मुझे सिर्फ तुम्हारे हाथों का ही दूध अच्छा लगता है, जिससे मेरी आत्मा संतुष्ट होती है। अपने इस नियम को कभी मत तोड़ना मैया। अगर दूध में थोड़ा पानी मिला हुआ हो तो भी क्या हुआ, वह जल्दी हजम हो जाता है। अब उठो और भोजन कर लो। कमला अचानक नींद से जागी और देखा तो कुटिया में बालक नहीं था। उसका हृदय उल्लास और आनंद से भर गया। यह एहसास हुआ कि सच में स्वयं लल्ला ही उसकी कुटिया में पधारे थे। तुरंत उसने जल्दी जल्दी 2 रोटियां बनाई, ठाकुर जी को भोग लगाया और प्रेम पूर्वक भोजन करने लगी। उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे थे। धीरे धीरे सवेरा हो गया और चिड़िया चहचहाने लगी। बूढ़ी माई जल्दी से उठी, स्नान किया और अपनी गाय का दूध निकालकर ठाकुर जी को भोग चढ़ाने के लिए मंदिर पहुंची। वहां उसने देखा कि ठाकुर जी की मूर्ति मुस्कुरा रही है और मंदिर के द्वार पर ठाकुर जी का पीतांबर कुटिया में ही छोड़ गए थे। पुजारी जी ने जैसे ही मूर्ति को देखा, उनके मन में गहरा विचार उमड़ने लगा। ठाकुर जी की मुस्कान और इस रहस्य से वह कुछ न समझ सके। तभी बूढ़ी माई पीतांबर लेकर मंदिर में पहुंची और पुजारी जी से बोली, देखिए, लल्ला मेरे घर आकर अपना पीतांबर छोड़ गए हैं और मेरी पुरानी ओढ़नी ओढ़ गए। कल आपने मुझे भगा दिया था, लेकिन भूखा प्यासा लल्ला दूध पीने के लिए मेरी कुटिया में ही आ गया। यह सुनते ही पुजारी जी बूढ़ी माई के सामने नतमस्तक हो गए। आंसुओं से उनकी आंखें भर आई और बोले, बूढ़ी माई, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं। आपके भक्तिपूर्ण प्रेम को ठेस पहुंचाकर मैंने घोर अपराध किया है। मुझे क्षमा कर दीजिए। बूढ़ी माई ने मुस्कुराकर कहा, पुजारी जी, देख लिया आपने मेरे लल्ला की चतुराई। वह अपनी पीतांबर जानबूझकर यहां छोड़ गए और मेरी फटी ओढ़नी पहन गए। भक्तों के मान की रक्षा करना मेरे ठाकुर जी की पुरानी आदत है। ठाकुर जी की मूर्ति जैसे मंद मंद मुस्कुरा रही थी, मानो कह रही हो, अरे, इस प्रेम भरी ओढ़नी में जो गर्माहट है वह सूखे पीतांबर में कहां। तो दोस्तों, जैसे ठाकुर जी ने बूढ़ी माई का मान बढ़ाया और उसे अपने दिव्य दर्शन दिए, वैसे ही वह सभी श्रोताओं पर कृपा करे और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। एक बार एक आश्रम था, जहां एक गुरु अपने शिष्यों को निस्वार्थ भाव से ज्ञान का प्रकाश देते थे। इस आश्रम में दूर दूर से शिष्य शिक्षा प्राप्त करने आते थे। आश्रम का जीवन भिक्षा पर आधारित था, जिसमें सभी शिष्य बारी बारी से आसपास के गांवों में जाकर
भिक्षा मांगते थे और उसी से उनके भोजन का प्रबंध होता था। एक दिन आश्रम का एक अत्यंत बुद्धिमान शिष्य, जिसे गुरु जी का सबसे प्रिय शिष्य माना जाता था, भिक्षा मांगने के लिए गया। अपनी बारी आने पर वह एक गांव में पहुंचा और घर घर जाकर विनम्रता से भिक्षा मांगने लगा। एक घर का दरवाजा खुला देखकर उसने वहां ऊंचे स्वर में पुकार लगाई, भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। उसकी आवाज सुनकर घर के भीतर से एक लंबी दाढ़ी वाला तांत्रिक बाहर आया। वह तांत्रिक क्रोधित स्वर में बोला, मेरे द्वार पर आकर किसी और का गुणगान करने की जुर्रत कौन कर सकता है? आज तक यहां पर मेरे अलावा किसी का नाम नहीं लिया गया। तुम कौन हो और यह समर्थ कौन है जिसका गुणगान तुम कर रहे हो? शिष्य ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, वह समर्थ मेरे गुरु जी है जो सर्वशक्तिमान है। मैं उनका शिष्य हूं और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए भिक्षा मांगने आया हूं। शिष्य के इन वचनों को सुनकर तांत्रिक के चेहरे पर क्रोध का पारा और चढ़ गया। उसने गुस्से में कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे द्वार पर किसी और का गुणगान करता है। देखता हो तेरा गुरु कितना समर्थ है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज की रात के बाद तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे। अब अपने समर्थ गुरु की शक्ति का परिचय दे। इतना कहकर वह तांत्रिक अंदर चला गया, शिष्य को अपने श्राप के साथ छोड़कर। वह बेचारा शिष्य स्तब्ध था। उसे लगा ही नहीं था कि भिक्षा मांगने पर उसे ऐसा आघात मिलेगा। उस पर तांत्रिक द्वारा दिए गए श्राप का गहरा असर हुआ और उस बोझिल मन से वह धीरे धीरे अपने आश्रम की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वह व्यथित था और सोचता रहा, कल का सूरज देखना शायद मेरे भाग्य में नहीं है, मेरी मृत्यु निश्चित है। जब वह आश्रम पहुंचा तो उसके गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए पूछा, पुत्र, भिक्षा लेकर आए हो? शिष्य ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हां गुरुदेव, भिक्षा लेकर आया हूं। परंतु उसकी उदासी और चेहरे पर छाया भय देखकर गुरुदेव ने उसकी पीड़ा को भांप लिया। शिष्य ने धीरे धीरे तांत्रिक द्वारा दी गई धमकी और श्राप के बारे में बताया। उसकी बात सुनकर गुरुदेव मंद मंद मुस्कुराए। शिष्य का चेहरा चिंता से विवर्ण हो गया। वह पेड़ के नीचे जा बैठा। उसकी आंखों में भय और अनिश्चितता की छाया थी। गुरुदेव पास आकर बोले, पुत्र, इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? अभी रात बाकी है, कल तो आया नहीं। शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं यह सोचकर ही डर रहा हूं कि कल का सूरज देखना मेरे नसीब में नहीं होगा। भिक्षा मांगने गया था और अपने साथ मौत का फरमान लेकर लौटा हूं। गुरुदेव उसकी सारी बात सुनने के बाद